लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं शशि रंजन के साथ शशि रंजन के तीखे सवाल। अब ये मौसम चुनाव का है और आपको पता है आजकल एक थर्मामीटर लेकर के हरियाणा में घूम रहा हूँ। टेम्परेचर तो नोट कर रहे होंगे आप। सुना है बहुत सारे नेताओं का बीपी बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए। हमारा काम है थर्मामीटर लगाना, आपका काम है टेम्परेचर नोट करना। लेकिन इसी बीच कुछ तीखे सवालों का भी दौर है और तीखे सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए कि आपको पता है एक नीम का पत्ता हम रखते हैं और अपने मेहमानों को नीम का पत्ता इसलिए खिलाते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, राजनीतिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। आज जो तीखे सवालों का सामना कर रहे हैं हमारे खास मेहमान अजय सिंह चौटाला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो स्वास्थ्य वगैरह मैं सबसे पहले पूछ लेता हूँ अपने मेहमानों से कि सब ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट। तो आप तो ऐसे वक्त में अभी आप बाहर हैं, आज़ाद हुए हैं। जी, आप पेरोल है या फेरोल है? ये मेरी फरलो है। फरलो है जी। तो एकदम मतलब ऐसे वक्त में जब पुत्रों को आपका आशीर्वाद, आपका गाइडेंस सब मिलता रहेगा। जी, तो ये 21 दिन है या 23 दिन है? 21 दिन की जो फरलो होती है वो 23 दिन हमारी हो जाती है, क्योंकि एक दिन आने का और एक दिन जाने का हमें अच्छा, तो और उसका भी बड़ा एडवांटेज है अब। और चुनाव का वक्त है तो वो एक दिन इस में उस एक दिन के फ्री दिन में आपसे भी बात हो रही है। ये आपके दो रतन हैं, हीरा मोती, दुष्यंत दिग्विजय। नई पार्टी पिछली बार आप आए थे और जींद में ये कह के गए कि इन दोनों को आपके हवाले करके जाता हूँ। आजकल इन दोनों को चप्पल भी मिल गया है। आपके घर पे देखा इतने बड़े साइज का चप्पल, मैंने कहा भाई इस नाप का पाँव किसका है यहाँ पर। तो चप्पल का साइज बड़ा हो रहा है या? नहीं, इस नाप का पाँव तो हमारे चौधरी देवीलाल का था पहले से ही। जी। तो लग रहा है कि मतलब आज की भी तारीख में वो चप्पल फिट आ जाएगा हरियाणा के लोगों को। निश्चित तौर पे चौधरी देवीलाल के खड़ाऊ जी। तो सबको पसंद आएंगे और सबको अच्छे लगेंगे। अच्छा, तो आप टच में रहते होंगे या पढ़ते रहते होंगे या सुनते रहते होंगे आपसे? मीडिया के जरिए भी और प्रेस के जरिए भी सारी न्यूज़ तो मिलती रहती है। आप जेल में जब थे, आज तो आप आए ही हैं, तो क्या आपको सुनने में मिला? आप तो जब पिछली बार आए थे तो दुष्यंत दिग्विजय को सुपुर्द करके गए थे हरियाणा। तब से लेकर के अब तक खबरें मिलती होंगी, ये लोग भी मिलते होंगे, तो कैसे उसको देखते हैं एक पिता होने के नाते? जींद के चुनाव को बीच में छोड़ करके गया था वापस। हाँ, जींद, हाँ हाँ, ठीक है। आप पार्टी के समय आए, फिर जींद चुनाव के वक्त में भी आए थे जी। तब मैं चला गया था वापस। जींद का इलेक्शन बाकी था, पर जो जींद के इलेक्शन में हरियाणा प्रदेश की जनता ने पहले जींद में विशाल रैली करके और फिर उस इलेक्शन में बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा करके जेजेपी को जो प्यार, जो आशीर्वाद, जो स्नेह दर्शाया, वही इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के अल्टरनेट के तौर पे जेजेपी को देख रही है। और अब ऐसे समय में हमें झाड़ू और मिला है, हम उसकी भी सफाई करने का काम करेंगे। मतलब झाड़ू से साफ कीजिए और चप्पल पहन के चलते चलिए। पहन के बिना कांटे के आराम से चलें। जी, मैं आने वाला था उस पे, झाड़ू और चप्पल के कॉम्बिनेशन पे मैं आने वाला था, क्योंकि झाड़ू भी ज़मीन पे ही और चप्पल भी ज़मीन पे ही, दोनों का संपर्क जो है ज़मीन से बड़ा ज़बरदस्त है। या उस पे मान लीजिए झाड़ू भी गंदगी साफ़ करता है और चप्पल भी आपको गंदगी से बचाता है। तो मैं उस पर आने वाला था। लेकिन जींद बाई इलेक्शन को, आप तो बड़े मेच्योर पॉलिटिशियन हैं और आपकी छत्र छाया में, मार्ग निर्देशन में ये दोनों जो बच्चे हैं, अब तो बच्चे क्या, अब तो जवान हो गए, शादी वादी हो गई, अब तो यंगेस्ट एमपी और आगे की पार्टी संभाल रहे हैं। कैसे आप एक पिता होने के नाते कैसे देखते हैं इन दोनों को? इंसान ठोकरें खा के
वक्त के थपेड़ों के साथ साथ बहुत कुछ सीखता है, और मुझे भी इन्हीं की उम्र में सीखने का अवसर मिला था। मैं तो जेल में था, इनके दादाजी भी जेल में थे। उन विकट परिस्थितियों में भी हरियाणा प्रदेश की जनता का जो स्नेह मिला, इन्होंने जो सीखा है, वो सारी उम्र इनको काम आएगा। जींद बाई इलेक्शन को कैसे देखते हैं आप? जींद बाई इलेक्शन का यही तो मैंने बताया ना, कि बड़े बड़े धुरंधर वहाँ पे चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी सारी ताकत झोंकी, सारी एकता दर्शाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से लगी हुई थी। इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का तब तक गठजोड़ था, और जो दुर्दशा उन लोगों की हुई, कांग्रेस जैसी पार्टी जो अपने राष्ट्रीय स्तर के अपने नेता को इन्होंने झोंका था इसीलिए कि किसी तरह इज्जत बच जाए, वो इज्जत भी 700 वोटों से बची। और जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनकी तो जमानतें ही जब्त थी। ऐसे हालात में जो 38,000 वहाँ के मतदाताओं ने वोट दिया, वही अपने आप को एक दर्शाता है कि प्रदेश की जनता क्या चाहती। ये आप अजय जी ये सोचते नहीं? मैं आईएनएलडी के बारे में हमेशा ये कहता रहा हूँ अब तक कि जो मेरी अपनी समझ है, जितना मैंने हरियाणा को पढ़ा है, समझा है राजनीतिक तौर पे, आईएनएलडी के लोग, अब तो चलिए 2 पार्टी हो गई, आईएनएलडी के लोग बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अगर स्टेट राज्य स्तर पे बात करें तो पंचकुला जाते जाते गाड़ी पंक्चर हो जाती है। सरकार तो तब बनेगी जब आप गाड़ी लेकर के चंडीगढ़ पहुंच जाएं। जब मैं जींद बाई इलेक्शन को बहुत गंभीरता से, बहुत माइन्यूटली स्टडी करता हूं, तो मुझे लगता है कि एक बार ऐसा भी लगा मुझे कि क्या ये जेजेपी कहीं आईएनएलडी का रिफाइंड वर्जन तो नहीं बनते जा रही है? जब तक हम आईएनएलडी में थे, अनेक तरह के एलिगेशन हमारे पे भी थे, इन बच्चों पे भी थे, दूसरे कार्यकर्ताओं पे भी थे। जैसे ही उनसे अलग होकर के जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें अपने आप साफ होती जा रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे लोग हमें लठ दल के नाम से जानते थे, उसी की चर्चा करते थे। एक जाति विशेष का स्टिग्मा लगा हुआ था। जींद के चुनाव में ये चीज़ स्पष्ट हुई। जहाँ जींद के ग्रामीण मतदाताओं ने जितना लोगों जेजेपी के कैंडिडेट को लाइक किया, उतना ही शहरी मतदाताओं ने भी किया। ये पहली मर्तबा था। आप इतिहास उठा के देख लें, कभी चौधरी देवीलाल जी की, चौटाला साहब को, मुझे स्वयं को इतना वोट शहरी मतदाताओं का कभी नहीं मिला जो जींद में, जींद के शहरी मतदाताओं ने दिया। लेकिन जब मैं जींद में घूम रहा था गांव में, तो जो मैंने स्टडी किया कि जो आईएनएलडी का वोट था वो जेजेपी में ट्रांसफर हो गया। वो जेजेपी में ट्रांसफर नहीं हो गया, वो बीजेपी में ट्रांसफर हो गया। अदरवाइज आईएनएलडी जब यूनाइटली चुनाव लड़ी थी, 34,000 वोट लेकर के मिड्डा जी वहाँ से चुनाव जीते थे। बीएसपी उस वक्त अलग से चुनाव मैदान में थी, लड़ रही थी। उन्होंने 8200 वोट हासिल किए थे। वो 8200 और 34,000 मिल करके कितने हुए? 42,000 से प्लस, और वो रह गए 3400 पे। वो कहाँ गया वोट? वो जेजेपी में आ गया। नहीं, जेजेपी में तो मेजोरिटी में मैं कह रहा हूँ आया है, पर जो उनके कहे सुने का था वो तो बीजेपी में गया। क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, ये चीज़ सोशल मीडिया के जरिए बाकायदा प्रूव हुई है कि उनके बूथ ही एक जगह थे। 141 बूथ ऐसे थे जिन पे बीजेपी और आईएनएलडी जो है मिलकर के सारे दिन पर्चियां काट रहे थे। कहाँ गया बीएसपी का 8200 वोट? आईएनएलडी का तो चलो मैं मान लूँ जेजेपी में ट्रांसफर हो गया, पर वो कहाँ गया? दिग्विजय को पहले ही चुनाव में अपने परिवार से किसी लड़के को उतारना, जब वो इलेक्शन ओवर हो गया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये जो लोकसभा चुनाव है, इसके बाद विधानसभा चुनाव, तो ये तो अभी वक्त बताएगा कि क्या होता है। लेकिन जो चुनाव पहले हो चुका है और जेजेपी के सामने पार्टी बनने के बाद वो पहला ही चुनाव था, जींद बाई इलेक्शन, है ना। इन लड़कों ने लड़ा भी, हिम्मत के साथ लड़ा भी। अपने ही परिवार से किसी लड़के को उतारने को कैसे देखते हैं आप? अगर उसकी जगह पर आज इतने वहाँ के लोगों की डिमांड थी, जी, प्लस दिग्विजय ने
5 अगस्त को जब इनसो का अधिवेशन कैथल में किया था, उस दिन ही कह दिया था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को मैं दिखाता हूँ, और वो धरातल उसी ने दिखाया। अच्छा, मतलब अगर वो लड़ेंगे तो सामने मैं लड़ूंगा, अगर रणदीप नहीं होते तो पार्टी कुछ और भी नाम पे विचार कर सकती थी। तय और ही कर रखे थे। अच्छा, तय कुछ और कर रखा था। ये रणदीप के डिक्लेरेशन के बाद फिर आपने रणनीति पहले दिन तक तो जयप्रकाश के बेटे का नाम था। हाँ। रात तक भी था। रात में लेट आवर्स में जाकर के डिसाइड हुआ। उसी के बाद दिग्विजय का डिसाइड हुआ। दिग्विजय का डिसाइड हुआ। तो अभी आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब रणदीप के सामने काउंटर करने के लिए दिग्विजय को आपने उतारा। उस चुनाव के दरमियान एक दोस्ती आप लोगों के बीच बढ़ी, दुष्यंत चौटाला और अरविंद केजरीवाल, और आखिरी दिन रैली हुई थी जिसमें कि अरविंद केजरीवाल वहाँ पे पहुँचे थे। जींद बाई इलेक्शन में कितना आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल का वहाँ जाना और समर्थन में भाषण देना या समर्थन देना बिना किसी शर्त के वो फायदेमंद साबित हुआ? निश्चित तौर पे 1 और 1 जोड़ करके ही 11 होते हैं। उस बात का भी हमें राजनीतिक तौर पे भी लाभ हुआ और वोट के तौर पे भी उन्होंने इस बात को लाभ किया। अगर वो निर्णय थोड़े दिन और पहले हो जाता तो उसका और ज़्यादा लाभ हो सकता था। जिस तरह आज जो जेजेपी का खड़ाऊ और जो झाड़ू का संयोग से गठबंधन हुआ है, ये निश्चित तौर पे इस चुनाव में आपको बेहतर परिणाम ला करके दिखाने का काम करेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। एक तरफ जहां पर राजकुमार सैनी जी की पार्टी है और बीएसपी के बीच गठबंधन है, दूसरी तरफ जेजेपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है। अजय जी चूँकि बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है और बड़े सुलझे हुए भी हैं, पार्टी जेजेपी से हैं भी, तो ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। और जेजेपी और आम आदमी पार्टी यानी कि झाड़ू और चप्पल, इसका कॉम्बिनेशन क्या गुल खिलाएगा या क्या होगा, ज़रा समझें एक बार। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शशि रंजन और आप देख रहे हैं शशि रंजन के तीखे सवाल। और आज तीखे सवालों का सामना कर रहे हैं अजय सिंह साहब। ये झाड़ू और चप्पल, कई लोग हैं जो बीजेपी में हैं, कांग्रेस में हैं या दूसरी पार्टियों में, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का दिल्ली और पंजाब में तो जनाधार है, दिल्ली में है, पंजाब में भी पिछला चुनाव याद कीजिए बड़ी ज़बरदस्त हवा हुई थी और ठीक ठाक पिछले मोदी लहर में भी 4 एमपी उनके जीत करके गए थे। लेकिन वो कहते हैं कि हरियाणा में वो बेस नहीं है। तो जेजेपी को ऐसा क्या लग गया अरविंद केजरीवाल में और आम आदमी पार्टी में? अगर आपकी पार्टी दिल्ली में होती या पंजाब में होती तो समझ में आता, लेकिन जो दूसरे दल के जो बेइंतहा इश्क तो जानते हैं ना सर, मोहब्बत करने वाले लोग बहुत जगह होते हैं, आपके विरोधी हैं, वो कहते हैं कि मतलब ऐसा भी क्या हो गया कि, और एक अपने बाबा हैं ट्विटर बाबा, मंत्री हैं अनिल विज साहब, वो कहते हैं 0 + 0 = 0 हमेशा। जो 0 + 0 कहने वाले लोग हैं वो भी कभी धरातल पे 0 थे, आज वो 47 हैं। और जो वो 0 + 0 हमें बता रहे हैं, हम तो पहले दिन से थे। और अब उस 0 के आगे कितने जुड़ते हैं वो उनको बता देंगे, बहुत जल्दी बता देंगे, उनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विरोधी का काम होना है दुष्प्रचार करना, उसको क्रिटिसाइज़ करना, वो करें, कोई बात नहीं है। हेल्दी पॉलिटिक्स में ये सब चीज़ चलती है। पर मैं उनको कहूँगा कि मर्यादित भाषा में कोई बात कही जाए तो वो और अच्छी लगती है, वो सुनने वाले को भी अच्छी लगती है, कल को जवाब देना पड़े तो भी अच्छी लगती है। दोबारा जब कभी मिले तो नज़रें झुकानी नहीं पड़ती। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी में क्या देखा आपने? अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली प्रदेश के लोगों के लिए जो
विपरीत परिस्थितियों में, जबकि केंद्र की सरकार, एलजी निरंतर उनके हर काम में बाधक रहे। ये मैं नहीं कह रहा, आपका मीडिया भी कहता है। उन परिस्थितियों में भी उन्होंने जो काम धरातल पे किए, बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा, मैं उस बात का उनका कायल हूँ और सदैव प्रेज करता हूँ, हर एक के आगे करता हूँ। और इन चीज़ों का फ़ायदा निश्चित तौर पे हरियाणा प्रदेश में भी मिलेगा और हम उसको भी वहाँ करके दिखाने का काम करें। मतलब दिल्ली मॉडल जो अरविंद केजरीवाल मॉडल जो दिल्ली में है, अगर आपकी सरकार आती है तो केजरीवाल मॉडल को आप हरियाणा में लागू करेंगे। जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं उनको हम हरियाणा प्रदेश में सर्वप्रथम लागू करने का काम करेंगे। जमीन पे कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी को हरियाणा में? जनता पार्टी जब बनी थी तब किसी ने सोचा था, सौपन में किसी ने ये बात, ख्वाब में भी किसी के आई थी कि ये लोग सत्ता में भी आएंगे? ये जो लोग आज सीधे जेल से छूट करके यहाँ आए हैं, ना जब तक निशान तय था, न झंडा तय था, न डंडा तय था, कुछ नहीं था। और जनता पार्टी ने 30 दिन में देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी। तो ये तो इस चुनाव में जज्बा और आप मिलकर के इस प्रदेश की ही नहीं, इस देश में भी आगामी तस्वीर बदलने का काम करेगी। आपके जो विरोधी है वो कहते हैं कि जेजेपी को और आम आदमी पार्टी को कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रहा है। वो तो कल हमारी कोर कमेटी की मीटिंग है, उसमें डिसाइड हो जाएगा और कल हम आपको भी इसकी सूचना देंगे। मतलब सारे कैंडिडेट तंदुरुस्त कैंडिडेट हैं। पहले दिन से हमने तो ये कहा था भी 16 तारीख को हम अपने कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। कल 16 तारीख है। तो ये कल कैंडिडेट सारे डिक्लेयर हो जाएंगे। तो ये इकट्ठा होंगे आपके जेजेपी के और आम आदमी पार्टी के इकट्ठा मिल करके लड़ रहे हैं। तो इकट्ठा ही कैंडिडेट भी डिक्लेयर, 3 वो डिक्लेयर करेंगे, 7 हम डिक्लेयर करेंगे और सब इकट्ठे बैठ के करेंगे। मतलब डाउन द लाइन मैसेज ये देने का कि दोनों एकदम दो, क्या वो कहते थे ना पुराना, दो बदन एक जान, क्या मतलब वो वाले ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिसार से दुष्यंत पिछली बार जीते, 3 हलके थे जहां से दुष्यंत ने लीड ली, जबरदस्त। उचाना भी एक उसमें से शामिल था। उचाना आप लोगों का एरिया भी रहा है, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का भी, वो भी बांगड़ वाला हिसाब किताब, जो बांगड़ की चौधर और वो सब है, और देवीलाल जी हों चाहे चौटाला जी हों या आप लोग हों, सब लोग करते रहे। इस बार आप हिसार को कैसे देखते हैं? एक तरफ कुलदीप बिश्नोई, उनके पुत्र हो जाएंगे, 3 घराने हैं। एक तरफ चौधरी बीरेंद्र सिंह के पुत्र, और एक तरफ आपके फैमिली से या दुष्यंत हो जाए या दुष्यंत की माँ हो जाए, दोनों में से कोई एक होंगे। तो हिसार को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सबकी नज़र हिसार पे रहेगी? हिसार हॉट सीट तो आप पहले दिन से कह रहे हैं, और वहाँ निश्चित तौर पे जब हॉट सीट है तो पूरे देश की निगाह भी वहाँ पे है। और ये तो आज जिन लोगों के पास अब तक तो कोई कैंडिडेट थे नहीं, आज भाजपा का डिक्लेयर हुआ है, अब तक कांग्रेस का तो डिक्लेयर भी नहीं है कि देखो किसको लड़ाएंगे। नहीं, कांग्रेस से डिक्लेयर हो गया है, क्योंकि आप अभी आए हैं तो आपको जानकारी, इसलिए मैंने चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे को, नहीं वो तो बीजेपी से हुआ है। हाँ सॉरी, बीजेपी से। कांग्रेस में भी आप भव्य को मान के चलिए सर, भव्य बिश्नोई को मान करके चलिए। जयप्रकाश का नाम भी, जयप्रकाश का नाम चल रहा है, चूंकि नवीन जिंदल जी ने मना कर दिया है, तो जयप्रकाश का नाम, वो हिसार से लड़ने से मना कर दिया है जयप्रकाश ने, तो उनका नाम आजकल चल रहा है कुरुक्षेत्र से, अंडर कंसिडरेशन है। तो कांग्रेस से ये मोटे मोटे मान के चलिए कि भव्य बिश्नोई है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट की देरी है, पार्टी चाहती है कुलदीप बिश्नोई, लेकिन कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं भव्य बिश्नोई। कुलदीप हो या भव्य हो, बात तो एक ही है। वो तो उनके परिवार से ही है। जी, वो वहाँ पर हिसार को भजन लाल के पर्सपेक्टिव में अगर देखें, जैसे मैं अक्सर ये कहता हूँ कि राजकुमार सैनी एंटी जाट पॉलिटिक्स करते हैं, भजन लाल नॉन जाट पॉलिटिक्स करते थे। दोनों में बड़ा फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। एक गाली देते हैं, दूसरे ठीक है, मतलब गाली नहीं या उस तरीके से दुर्भावना नहीं। और नॉन जाट पॉलिटिक्स का बेस या राजधानी या केंद्र, एपिक सेंटर हिसार। अब कुलदीप बिश्नोई भी अपनी साख बचाने के लिए लड़ेंगे।
इधर से चौधरी बीरेन सिंह हो जाएंगे बीजेपी से, और इधर से आप हो जाएंगे। 3 तो इम्पॉर्टेंट हो ही गए। और चौथा एक एंगल और आएगा, जब सब्जी आप बनाते हैं, पता नहीं खाने बनाने का शौक है कि नहीं आपको, जब खाना बनाते हैं तो सब बनाने के बाद लास्ट में गरम मसाला डालते हैं। तो आपके भ्राताश्री हैं, वो भी एक कैंडिडेट उतारेंगे, बीएसपी और वो क्या एक और पार्टी, बीएसपी और राजकुमार सैनी। चलिए, मतलब मैं तो 3 को मानता हूँ और एक 4 आईएनएलडी आपकी पुरानी पार्टी। इस परिप्रेक्ष्य में हिसार को कैसे देखते हैं आप? पिछले 5 वर्ष में दुष्यंत ने हिसार में जो अपनी छवि बनाई है, जो वहाँ पे उसने काम किया है, वो उसके परिणाम तो इस चुनाव में देखने को मिलेंगे ना। टेस्ट भी होना है। हाँ, तो ये बातें मैं नहीं कह रहा, वहाँ का एक हमारा जो क्रिटिक है वो भी इस बात को कहते हैं कि दुष्यंत पे भाई कोई उंगली रखने के लिए भी ऐसी कोई जगह नहीं है। तो जब इतनी बात लोग स्पष्ट तौर पे कहते हैं तो उसके परिणाम भी सुखद ही रहेंगे। काम के आधार पर, काम के आधार पे, उसके व्यवहार के आधार पे, उसने जो लोगों से निरंतर संपर्क रखा है उसके आधार पे। काम तो देखो सरकार वालों के शायद कहीं ज़्यादा हो गए होंगे, पर उसने विपरीत परिस्थितियों में भी काम किए हैं और लोगों से इस तरह का व्यवहार और उसका जो मेल मिलाप, कंटिन्यू अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो संपर्क है, उसकी वजह से ज़्यादा है। आपके परिवार से, हालांकि कल आपकी बैठक, मुझे पता है इसका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं आपका ज़रा मन टटोलूं। दुष्यंत हैं, दिग्विजय हैं, उनकी माता जी हैं। क्योंकि मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि ये पहला इलेक्शन है। जींद-बाई इलेक्शन को मान लीजिए एक ट्रायल था। इन लड़कों का भी मैनेजरियल कैपेसिटी, ये दोनों लड़के कैसे करते हैं, ये आप भी दूर बैठ करके, इनको अच्छा था कि आप दूर थे, कि दूर से बैठ करके देख सकते थे कि ये कैसे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चलाना और ऐसे भाषण देना, दोनों में बड़ा फ़र्क है। अब ये पहली बार परीक्षा आपकी होने जा रही है, उसको तो मैं वार्म अप टेस्ट कहता हूँ जींद-बाई इलेक्शन को। अब ये पहली परीक्षा होने जा रही है और इस पहली परीक्षा में, लोकसभा चुनाव में जीतना हारना एक अलग मसला है, लेकिन आपका परफॉर्मेंस क्या होता है, क्योंकि आपकी जो नज़र होगी, जो आपका टारगेट है, वो होगा 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव आपके लिए आगे की बुनियाद रखने का एक जरिया है और जो असली परीक्षा है वो विधानसभा चुनाव में, एज फार एज जेजेपी इज कंसर्न, जेजेपी के संदर्भ में आप अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि बहुत रेस्पेक्टेबल तरीके से, नंबर 1 नहीं हो तो नंबर 2, वो भी बहुत स्ट्रांग फाइट के साथ आप रहें, ताकि उसका इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव में जाए। आप अपने स्तर पर क्या सोचते हैं कि अपने परिवार से दुष्यंत को लड़ाना चाहिए या उसको फ्री रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए स्टार कैंपेनर हैं? आप नंबर 2 की तो बात ही ना करें, नंबर 1 की बात करें। गोल्ड मेडल वही जीतता है जो गोल्ड मेडल की स्थिति में पहुंचे। तो हम तो नंबर 1 की लड़ाई लड़ करके ही इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। निश्चित तौर पे उसके परिणाम भी उसी तरह के आएंगे। तो आप उस, ठीक है, ये अच्छी बात है कि मतलब मैंने ये कहा क्योंकि मैंने एनालिटिकल व्यू में कहा, लेकिन नंबर 1 के लिए लड़ना है, मतलब उस नंबर 1 की लड़ाई को अचीव करने के लिए आप क्या ताकत लगाएंगे? मतलब दुष्यंत को भी, दिग्विजय को भी, नैना जी को भी। ताकत कोई अखाड़े में तो लगानी नहीं, ताकत तो अब राजनीतिक तौर पे लोगों से जनसंपर्क के लिए, लोगों से वोट के लिए लगानी है और वो रणनीति हमारी पहले से तय है। अच्छा, वो तय है? वो तय है। मतलब दुष्यंत को आप फ्री रखेंगे पूरे स्टेट में घूमने के लिए? ये निर्णय करना मेरा अधिकार नहीं है, ये हमारी कोर कमेटी की मीटिंग कल डिसाइड करके आपको बताएगी। नहीं, ठीक है, वो डिसीजन, मैं तो इसलिए मैंने कहा कि वो फैसला तो वहाँ होना है, वो कोर कमेटी में होना, वो आपके अकेले से भी नहीं है, सारे साथी है, सबका, हर इंडिविजुअल की अपनी वो है, अपना रोल है और उसके सुझाव का भी उसकी अहमियत है, इतनी इम्पोर्टेंस है जी। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, व्यक्तिगत तौर पे पूछ रहा हूँ, है ना, वो तो कोर कमेटी में होना है। दुष्यंत चुनाव लड़ते हैं तो वो एक जगह फंसेंगे क्योंकि फिर प्रतिष्ठा होगी। अगर वो फ्री रहते हैं तो वो पूरे स्टेट में घूमेंगे। दोनों में से आपको व्यक्तिगत, ये मैंने इसके साथ में जोड़ लाऊं
कि फैसला तो वो होगा जो कोर कमेटी में होगा, उसमें भी आप एक इंडिविजुअल होंगे, है ना, और उसके ऊपर भी आप एक पिता भी हैं, आपके गाइडेंस में सब लोग काम कर रहे हैं, आपके दिशा निर्देशन में। कौन सा बेहतर लगता है? दोनों में पेचीदगियां हैं। दुष्यंत ने चूंकि काम किया है हिसार में 5 साल, तो एक पब्लिक कनेक्ट है ना। दूसरा, अगर वो वहाँ लड़ते हैं तो पूरे स्टेट में जितना समय देना चाहिए, क्योंकि आपके पास आपकी पार्टी की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा, आपने दुष्यंत को अपनी पार्टी का चेहरा बनाया। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा चेहरा आज के दिन मोदी है। मोदी के अकेले बनारस में ही काम करेंगे? नहीं, तो फिर दुष्यंत के लिए पाबंदी है हिसार की? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। वो भी पूरे प्रदेश में काम करेंगे। अच्छा, मतलब हिसार भी संभालेंगे और पूरे प्रदेश में भी घूमेंगे। नैना जी दिल्ली जाएंगी या चंडीगढ़ ही रखने का विचार है? वो तो मैंने बताया ना, कमेटी निर्णय। आप क्या चाहते हैं सर? मैं तो उस कमेटी का मेंबर भी नहीं हूँ। हाँ। मैं तो उस कमेटी, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि पति के तौर पे आप क्या चाहते हैं? मैं तो मेरा चाहना और ना चाहना तो मायना ही नहीं रखता ना। जब निर्णय कमेटी करेगी तो कमेटी करेगी। अच्छा, मतलब व्यक्तिगत तौर पे आप कुछ नहीं चाहते हैं कि सब जो पार्टी तय करे? माँ हो, बेटा हो, भाई हो, कोई हो, किसी वर्कर को भी लड़ाया जा सकता है, क्या है। अच्छा, चलिए, तो मतलब अब ये 21-22 दिन जो है, 23 दिन, जिसमें एक दिन तो आज गुजर ही गया, तो बाकी के बच गए 22 दिन। नहीं, अभी आज 5 घंटे बाकी है। हाँ, 5 घंटे बाकी हैं। एक तो एक सेकंड का है। जी। आईएनएलडी जो है, ये आखिरी सवाल। आईएनएलडी में आपके भाई हैं और अब पुरानी पार्टी है आपकी आईएनएलडी, अभय जी हैं। अभय जी ये हमेशा कहते हैं कि हश्र देख लेना, जमा झूठ पार्टी, बहुत तरह की चीज़ें वो कहते हैं।